Hello student, good morning to everyone. Now we start chemistry lecture. और कल मैंने आपको डे 1 डे 2 पढ़ाया था, इसमें नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज था। तो राइट डाउन, कल हमने पढ़ रहे थे मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड। मेटल हमने पढ़ा दिया था, नॉन मेटल के एग्जांपल्स लिखवाए थे। नॉन मेटल डिफिनेशन भी लिखवा दिया था हमने। अब नॉन मेटल का हमें देखना है, नॉन मेटल रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। राइट डाउन, एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। Oxide of non-metal is acidic in nature and dissolved in water, and dissolved in water form acid, form acid। एसिड मतलब जो H प्लस क्या करे, रिलीज करे। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, या जिसका pH लेस देन क्या हो, 7 हो। सॉरी। Oxide of non-metal is acidic in nature and dissolved in water। एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी शायद कल एग्जाम्पल हमने लिखवाया था। C+O2, CO2 इज एसिडिक इन नेचर। जब इसको हम पानी में डाल देंगे, ये क्या बन जाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा ना। फास्फोरस प्लस O2, ये बनता है P4O10। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और पानी में डालने के बाद क्या बन जाएगा, H3PO4। कल हमने बताया था आपको, ठीक है। N2 प्लस O2, ये बनता है N2O5। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं। इसको पानी में डाल देंगे, HNO3, ठीक है। S8 प्लस O2, ठीक है, ये बनता है SO3, SO3। बैलेंस नहीं, बैलेंस कर देंगे, पानी में डाल देंगे, ये बन जाएगा H2SO4। ये एसिड है, तो दिस वन इज एसिडिक इन नेचर और दिस वन इज एसिड। कल हमने लिखवाया था शायद। The element which are capable to lose or gain electron, the element, write down definition of metal wide. The element which are capable to lose or gain electron, the element which are lose or gain electron are called metal wide, are called metal wide। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसी, सिलीनियम, कैलेनियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम।
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेनियम, पोलोनियम। हालांकि जो एल्यूमिनियम है वो कहीं कहीं बुक में मेटलाइड भी बोलता है, कहीं कहीं मेटल भी बोलता है, कहीं कहीं बोरॉन को मेटलाइड बोल दिया जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं लिखा हूं, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऐसे नॉर्मली हम मेटल ही मानते हैं, बोरॉन को मेटलाइड में भी लिख सकते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेनियम, अल्युमिनियम और बेरिलियम, बी, ठीक है। अब इनके जो ऑक्साइड है, इट्स ऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑफ मेटलवाइड, ऑक्साइड ऑफ मेटलवाइड फॉर्म एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ऑक्साइड ऑफ मेटलवाइड फॉर्म एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट बिहेव लाइक, इट बिहेव लाइक एसिड एंड बेस और बेस। It behave like acid and base. Oxide of metalloid form amphoteric. Amphoteric का मतलब होता है it behave like acid and base. It behave like acid as well as base. ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सिलिकॉन प्लस O2, जो SiO2 बनता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक इसका मतलब इसको पानी में अगर हम डाल देंगे, H2O में डाल देंगे तो बेस भी बन सकता है और एसिड का भी प्रॉपर्टीज दिखा सकता है, तो दोनों प्रॉपर्टीज दिखा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एम्फोटेरिक का और भी एग्जांपल होते हैं। एम्फोटेरिक का Al2O3 भी होता है, BeO भी होता है, ZnO जिंक का मेटल होते हुए भी एम्फोटेरिक दिखाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो ZnO ऐसा लिखते हैं एग्जांपल, मान लो यहां पर HCl ने रिएक्शन किया किसके साथ, ZnO के साथ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ZnOH2। अब ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O। अब देखो ये एसिड है तो ये बेस का काम करेगा। अब ध्यान देना, NaOH प्लस ZnO, NaOH प्लस ZnO बराबर है। तो अब ध्यान देना, अगर हम रिएक्शन करते हैं NaOH का ZnO के साथ, ये बनता है Na2ZnO2। अब यहां पर ये बेस है तो ये एसिड का काम करेगा। नाउ रिएक्शन HCl react with ZnOH whole twice, then it form ZnCl2 plus water. Here HCl act as a acid, then ZnOH whole twice, ठीक है। It act as a base. Here NaOH act as a base, ZnO act as a acid. That means Zn change their properties. Sometimes it behave like base and sometimes it behave like acid. Sometimes it show basic property and sometimes it show acidic property. That's why that is called amphoteric.
If that compound will be acid, then it behave like a base. If that compound will be base, then that compound will behave like a acid. That means they change their character. If in front of compound will be acid, then it behave like base, and in front of compound base, then it behave like a acid. Okay, be careful. What is meaning of amphoteric? That means dual character. Dual character मतलब it behave like acid as well as acid. Okay ना? तो आपका day 2 will finish. Now next point is that atomicity. Day 3 atomicity. टोटल एटॉमिसिटी के डिफिनेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. एग्जांपल्स, अगर मैं बात करूं Cl2 का, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. कितने एटम से मिलकर बना है? 2. इसको डाई एटॉमिक भी बोलते हैं. डाई एटॉमिक, बराबर है. O2 2, that is also called diatomic. N2 कितने एटम से मिलकर बना है? 2, that is also called diatomic. H2 कितने एटम से मिलकर बना है? that is also diatomic. F2 that is also diatomic. ठीक है. Br2 that is also diatomic. I2 that is also diatomic. yes ना? अब हम HCl दैट इज ऑल्सो डायटोमिक. ऐसा कोई जो नहीं कि सेम एलिमेंट हो, हमने नहीं लिखा है, हमने टोटल नंबर ऑफ एटम लिखा है, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो. बराबर क्या? अगर मैं बात करूं NaCl, दैट इज ऑल्सो डायटोमिक, क्योंकि इसमें 2 एटम है, तो सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं. ठीक है. O3 नंबर ऑफ एटम 3, ट्राई एटॉमिक. बराबर है. P4 टेट्रा एटॉमिक. ठीक है. आर्सेनिक Sb, ये सब टेट्रा एटॉमिक है. S8 ऑक्टा एटॉमिक. टेलेनियम ऑक्टा एटॉमिक. सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. अब डिफरेंट वाला एग्जांपल्स लेते हैं. अब जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन. तो ये 1 होता है, क्योंकि दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक. मोनो मतलब 1, मोनो एटॉमिक, दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक. ओके ना? एग्जाम्पल लेते हैं. और H2SO4, एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2 और 1, 3 और 4, 7. H2H2O7, 7 2 9 2 11. बराबर है ना? इसी तरह से हम निकाल सकते हैं. तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम. चाहे वो एटम सेम भी हो सकते हैं, चाहे वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं. यहाँ 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, 4 एटम से, 8 एटम से, और यहाँ पर सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ है. यहाँ पर टोटल काउंट कर लेंगे 7 एटम से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर 11 एटम से मिलकर बना हुआ है. क्लियर? एटॉमिसिटी. और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो मोनो एटॉमिक में. मोनो एटॉमिक में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है. ठीक है. ये जितना भी एस ब्लॉक वाला देखते हो, रिविडियम, सीजियम, ठीक है, जिंक, ये कभी देखते हो Zn2 लिखा होता है? कभी नहीं लिखा होता है. ये ऑलवेज मोनो एटॉमिक का काम करते हैं.
तो इनर्ट गैस एक्ट एज ए मोनोएटॉमिक, इनर्ट गैस एक्ट एज ए मोनोएटॉमिक। इस तरह से हम मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक, हेक्साएटॉमिक। सल्फर +6 भी होता है लेकिन ज्यादा वो S8 में मिलता है, सल्फर 6 में मिलता है, उसका एटॉमिसिटी यहां पर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट, हमें यहाँ थोड़ा सा एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में जानना है, ठीक है। तो डे 3 में टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में जानना है थोड़ा सा, टाइप ऑफ कंपाउंड। तो हमें डे 3 में थोड़ा कंपाउंड के बारे में जानना है, लेकिन यहाँ डिटेल उतना नहीं है। कंपाउंड को हम एसिड बेस और सॉल्ट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो बेसिस कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो हमें पढ़ना है वो बेस पढ़ना है, कंपाउंड एसिडिक पढ़ना है, एसिड, और यहां सॉल्ट पढ़ना है। यानी हमें कंपाउंड को 3 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ H+ लूज और गेन, और H+ लूज और OH लूज, ठीक है। तो बेस किसको बोलते हैं? तो हम जो डिफिनेशन यहां पर दे रहे हैं वो अरेनियस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अरेनियस, साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि हम ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी देखते हैं और लुइस के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, जो H+ लूज करे इन एक्वस, वो क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो OH- लूज करे इन एक्वस, दैट इज कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल NaOH हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है, RbOH सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब क्या है? बेस है। याद रखना BeOH होल ट्वाइस, ये एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। एस ब्लॉक में ये जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है। बेस को ऐसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेस का जो pH होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। और कैसे बोल सकते हैं बेस को? तो बेस जो है वो रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन करने का एक तरीका है, और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीका यहां दिया गया है। तो ये ब्लू लिटमस को पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस में। जब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, हम बाद में अभी और जानेंगे, बेस का टाइट्रेशन मेथड से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो ब्लू लिटमस को अगर रेड में हम कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, सही है, रेड लिटमस को ब्लू में, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सही है ना? रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, और ये बीटर टेस्ट होता है, ये क्या होता है? बीटर टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है। इतना ही हम जानेंगे, बाकी डिटेल अभी जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। बात रहा बेस, बेस क्या है? सॉरी एसिड, एसिड क्या है? जो H+ रिलीज करे, कहा? एक्वस के अंदर, इन एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3,
HNO3, ठीक है, H2CO3, ठीक है, H3PO4, CH3, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बराबर है, ये H प्लस को रिलीज करते हैं। इसका pH क्या होता है? ग्रेटर देन 7, सॉरी, इसका pH लेस देन 7 होता है। और ये क्या हो जाता है? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? सॉरी, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। ब्लू लिटमस पेपर को इट कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर। तब हम समझ जाएंगे कि ये क्या होता है? एसिड होता है। और इसका टेस्ट कैसा होगा? तो सॉर टू टेस्ट। इतना पॉइंट हमें अभी के लिए ध्यान में रखना है। इसके आगे डिफिनेशन जो हम पढ़ाएंगे तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम, तब तुम्हें बताएंगे कि इसके आगे का डिफिनेशन क्या होता है, पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर केवल एसिड बेस का हमें नॉलेज लेना है। तो ये माइनर सा नॉलेज है, इतना ध्यान में रखना है। इसके आगे बहुत कुछ है अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब बात रहा सॉल्ट का। सॉल्ट क्या होता है? तो एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। When acid and base are mixed, then salt will form plus water. अब ये सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हम यहां पर न्यूट्रल बोल रहे हैं, बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय हम जरूरी नहीं कि न्यूट्रल ही बोलेंगे। तो यहां पर हम मान के चलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और वो भी इक्वल अमाउंट में, यानी इक्विवेलेंट, इक्विमोलर में। तो दोनों का जो होना चाहिए इक्विमोलर होना चाहिए, यानी दोनों का नॉर्मलिटी सेम होना चाहिए, इक्विनॉर्मल होना चाहिए, इक्विनॉर्मल, इक्विनॉर्मल में दोनों होना चाहिए। तब जाके क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तब क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच क्या होता है? इक्वल टू 7। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एसिड और बेस मिलेंगे तो हमेशा न्यूट्रल ही बनेगा, ठीक है। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि न्यूट्रल बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, ठीक है। जब हम तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसमें एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। हाँ, दो चीजें अगर एसिड और बेस को मिलाया जाए तो ये भी हो सकता है कि वो एसिड बन जाए, और उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि वो अमाउंट कितना है। अब मान लो 10 मोल हमने HCl मिला दिया और 20 मोल NOH मिला दिया, तो सोल्यूशन न्यूट्रल थोड़े ना होगा, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है उसकी, वो न्यूट्रलिटी डिपेंड करेगा, वो इक्विनॉर्मल यानी दोनों का अमाउंट कितना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे डिपेंड करेगा, तब जाके वो न्यूट्रल होता है। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया डे 3, विल फिनिश। आपका डे 3 हो गया फिनिश। नाउ स्टार्ट डे 4। डे 4 में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ने हैं, तो हमें जेड और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास जो है ए और एटॉमिक नंबर जेड। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, हमने कोई एलिमेंट एक्स लिया, ए और जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल सोडियम 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 23 एटॉमिक मास है, यानी ये ए है और ये जेड है, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक क्या होता है। तो मान लो कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड। अब न्यूट्रल कंपाउंड क्या होता है? जितने भी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है, तो इसके अंदर मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो भी है वो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, वो न्यूट्रल एटम है।
अब न्यूट्रल एटम के लिए ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज चार्जलेस होता है, चार्ज ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और ये जो दोनों होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। मास इसका बहुत ही कम होता है, मास बहुत ही लेस होता है। इसके वजह से जब हम किसी एटम का मास डिफाइन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ये तो चार्जलेस है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोल दिया जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये न्यूट्रल के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये इसके लिए बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा न्यूट्रल में। तो एटॉमिक नंबर। अब बात रहा है एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो इन दोनों की वजह से होता है, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम होता है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, P प्लस एन। ये हो गया आपका एटॉमिक मास और ये हो गया एटॉमिक नंबर, बराबर है। तो एक न्यूट्रल कंपाउंड के लिए ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर, बराबर है। ये तो आप जानते ही। इधर आप ध्यान देना, ये तो हमने बताया न्यूट्रल के लिए। अगर मैं बोल दूं, इधर ध्यान देना सारे स्टूडेंट, अगर मैं बोल दूं ऑक्सीजन का, इधर ध्यान देना, दो कॉलम यहां मैं ले रहा हूं। अगर मैं बोल दूं ऑक्सीजन का और O-2 के बारे में बताओ, ये देखो ऑक्सीजन का प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो 16 होता है, बराबर है क्या। अब यहां पर मैं बात करूं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने हैं, हमें इसकी नंबर निकालने हैं। क्योंकि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने के पीछे हमारा पर्पस ये है कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से निकाल सके। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रल है, क्योंकि क्या है, न्यूट्रल है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू P, क्योंकि न्यूट्रल है। तो जेड कितना है इसका, एटॉमिक नंबर 8 है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 8 और प्रोटॉन हो गया 8। हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया। अब न्यूट्रॉन, तो हम जानते हैं A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है, सॉरी जेड इक्वल टू, यहां गलती लिख दी, यहां पर ये A है, ठीक है, और यहां पर ये जेड था। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस एन। तो P, प्रोटॉन कितना है इसका, जेड कितना है 16 और प्रोटॉन कितना है 8। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू निकाल ली। अब यहां ध्यान देना O2-2 में, इसमें केवल एक ही चेंजेस देखने को मिलेगा, इसमें और इसमें केवल एक ही चेंजेस देखने को मिलेगा, वो है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन केवल चेंज होंगे, लॉस और गेन होने से, याद रखना, लॉस और गेन होने से, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होने से एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज को
बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो या गेन हो, यानी केटायन हो या एनायन हो, तो उससे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इफेक्ट किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पे। ओनली इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, ओनली इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, ओनली इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे? तो इसका अब एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड इक्वल टू, अब प्रोटॉन नहीं लिखेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। केवल न्यूट्रल के केस में इलेक्ट्रॉन लिखा करते थे, अब यहां पर न्यूट्रल नहीं है तो केवल जेड इक्वल टू पी लिखेंगे, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। बराबर है क्या? तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। तब यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 ही होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 8। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो पहले से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 था, तो इलेक्ट्रॉन 8 था पहले, अब उसने 2 क्या कर लिया है? माइनस से मतलब गेन कर लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 10, पहले से 8 था, अब 2 गेन कर लिया 10। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन एटॉमिक मास तो उतना ही रहेगा, क्योंकि लॉस और गेन होने से एटॉमिक मास में डिफरेंस नहीं आता है। तो मास कितना है इसका? मास है 16। तो जेड 16 इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो अभी भी 8 ही है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 8। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया केवल 8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, दोनों सेम आया। डिफरेंस कहाँ आया? इलेक्ट्रॉन में। तो याद रखना, जहां लॉस और गेन होता है वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आता है। बराबर है? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लोगे। तो अगर केटायन हो या एनायन हो, कुछ भी दिया जाए, वो वैल्यू आपको मास में, मास का वैल्यू 1 से 20 तक आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 20 तक या 30 तक ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है, और नहीं दिया जाता तो हम एग्जांपल्स करते करते हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ लिखवा भी देंगे तुम्हें मास, अदरवाइज तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो मास को तुम्हें जैसे एटॉमिक नंबर याद किए वैसे एटॉमिक मास भी याद करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो डे 4 में ये है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम एंड फॉर एनाइन एंड केटाइन। ठीक है, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट निकाल लोगे ना ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।